ओके ओके। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम विद्या वर्मा है और मैं जयंती लाल हिंदी सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को सांख्यिकी चैप्टर के 7वां चैप्टर सांख्यिकी उसमें प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के कुछ सवाल बताने वाली हूँ। उसमें प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां आज हम हल करेंगे। तो बच्चों चलिए हम लोग आज सबसे पहले प्रकीर्ण का दूसरा प्रश्न हल करते हैं। ठीक है बच्चों? तो दूसरा प्रश्न देखिए, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमें एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, किसी कार्यालय के 20 कर्मचारियों के वेतन का माध्य 10,250 रुपए है। उसमें कार्यालय अधीक्षक का वेतन जोड़ने पर उनके वेतन का माध्य 750 रुपए से बढ़ जाता है। तो कार्यालय अधीक्षक का वेतन ज्ञात करो। ठीक है बच्चों? तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, मैंने इसके पहले के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारी चीजें कैसे ज्ञात करनी रहती है। तो हमें यहाँ पे भी देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है कि कार्यालय के 20 कर्मचारियों का वेतन, हमें वेतन का माध्य, ठीक है, माध्य पहले से दिया हुआ है। कुल कर्मचारी यहाँ पे 20 है, उसमें एक और अधीक्षक का यदि वेतन जोड़ दिया जाए तो उनके वेतन का जो माध्य है ये 10,250, उसमें 750 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है? तो हमें कहा गया है कि कार्यालय अधीक्षक का वेतन कितना है वो ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले चलिए मैं हल करना शुरू करती हूँ, देखते जाइए आप लोग। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया है, माध्य क्या रहता है, हमें जो भी संख्याएं दी हुई रहती हैं उसका औसत ज्ञात करना रहता है। तो हमें कहा गया है 20 कर्मचारियों का जो वेतन है उसका माध्य 10,250 रुपए है। तो मैं सबसे पहले हल की शुरुआत, मेरे आंसर की शुरुआत वहीं से करूंगी। मैंने लिखा 20 कर्मचारियों के वेतन का माध्य कितना है? 10,250 रुपए। ठीक है, 10,250 रुपए है। अब 20 कर्मचारियों का जो कुल वेतन है, यदि माध्य दिया गया है तो मैंने आपको क्या बताया था कि माध्य में हम सारी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्याएं रहती, कुल संख्या, उससे भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हम कुल वेतन किस तरह से ज्ञात करेंगे? देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगी 20 कर्मचारियों का कुल वेतन बराबर, मैं ये 10,250 रुपए जो है उसमें 20 से गुणा कर दूंगी। ठीक है? तो ये मुझे 20 कर्मचारियों को दिए जाने वाला कुल वेतन प्राप्त हो जाएगा। तो यदि मैं गुणा करती हूँ तो ये 2 0, फिर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 शून्य शून्य और 2 1 कम 2, मतलब 2,05,000 रुपए ये मुझे 20 कर्मचारियों का वेतन प्राप्त हो चुका है। ठीक है? अब क्या कहा गया है हमें? हमें कहा गया है उसमें कार्यालय अधीक्षक का वेतन जोड़ने पर उनके वेतन का माध्य 750 रुपए से बढ़ जाता है। मतलब ये जो माध्य दिया हुआ है, इसमें यदि हम अधीक्षक का वेतन जोड़ देते हैं तो इसमें 750 रुपए और ऐड हो जाते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगी इसे? अधीक्षक के वेतन के साथ अधीक्षक के वेतन के साथ 21 कर्मचारियों का वेतन, 21 कर्मचारियों के वेतन का माध्य
क्या हो जाएगा, जो हमारा 10,250 पहले की रकम दी हुई है उसमें 750 रुपए और जुड़ जाएंगे। तो यदि 10,250 रुपए में 750 रुपए और जोड़ दिए जाए तो हमें 11,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, ये मुझे मिल गया। कुल 21 कर्मचारियों के वेतन का माध्य मुझे 11,000 रुपए प्राप्त हो गया। अब मेरे पास कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कुल व्यक्ति या फिर कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे, पहले के 20 कर्मचारी और एक अधीक्षक, तो हो गए कुल 21 कर्मचारी। ठीक है, तो अब जैसे मैंने 20 कर्मचारियों का कुल वेतन निकाला उसी तरह से मैं 21 कर्मचारियों के कुल वेतन निकालूंगी। तो इसलिए 21 व्यक्तियों का कुल वेतन कैसे ज्ञात करेंगे हम, सेम वही प्रोसीजर जैसे हमने ऊपर किया था। माध्य जो है उसमें हमने कर्मचारियों की संख्या से गुणा कर दिया था। तो यहाँ पे अब माध्य हमें मिला है 11,000 रुपए और कर्मचारियों की संख्या मुझे प्राप्त हो गई है 21। तो 11,000 गुणे 21 कर दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे हम, ये 3 शून्य इसी तरह उतार देंगे। 21 में अगर हम इससे गुणा करेंगे तो 21 एकम 21, दो हाथ से 21 एकम 21, फिर से दो हाथ से 23 हो जाएगा। तो ये हो गया 2,31,000 रुपए। ये कुल 21 व्यक्तियों को दिए जाने वाला कुल वेतन है। ठीक है, 21 व्यक्तियों को जो वेतन दिया जाता है वो है 2,31,000 रुपए। अब हमें कहा गया है कार्यालय अधीक्षक का वेतन ज्ञात करो। तो बच्चों मुझे देखिए यहाँ पे मुझे 20 कर्मचारियों का भी कुल वेतन मिल चुका है। मुझे 21 व्यक्तियों का, जब 21 कर्मचारी हैं अधीक्षक को लेके, तो कुल वेतन प्राप्त हो चुका है। तो अधीक्षक का वेतन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो 21 व्यक्तियों का वेतन है उसमें से 20 व्यक्तियों का वेतन घटा दूंगी तो मुझे अधीक्षक का वेतन प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे लिखूंगी मैं, अधीक्षक का वेतन बराबर, एक सेकेंड, इसलिए अधीक्षक का वेतन क्या किया मैंने, 2,31,000 रुपए में से 2,05,000 रुपए माइनस कर दिए। तो माइनस करेंगे हम इसे, माइनस करने के बाद ये 3 शून्य इसी तरह से उतार लेंगे हम। फिर 11 में से 5 गया 6, 2 रहा, 2 में से 0 गया 2 आ गया। ठीक है, तो कितने, आंसर कितना आ गया हमारा, 26,000 रुपए। इसका अर्थ क्या हो गया कि अधीक्षक का वेतन 26,000 रुपए प्रति माह है। तो लास्ट में हम हमारा आंसर लिख देंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग, जिस तरह प्रश्न में पूछा गया है। हमें प्रश्न में दिया गया है कि कार्यालय अधीक्षक का वेतन ज्ञात करो, तो मैं आंसर लिखूंगी कार्यालय अधीक्षक का। ये देखिए आंसर लिख रही हूं मैं, हमारा उत्तर हो जाएगा कार्यालय अधीक्षक का वेतन 26,000 रुपए होगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारा पहला, हमारा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग, यदि किसी प्रकार की शंका रहेगी तो मार्क करके रखिए। लास्ट में हम देख लेंगे कि आप लोगों के जो भी डाउट है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल देखिए किस तरह से हमने ये प्रश्न सॉल्व किया हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे हमने ये दूसरा प्रश्न सॉल्व किया, ठीक उसी प्रकार तीसरा प्रश्न हमें दिया गया है। ये देखिए मैंने प्रश्न लिखा हुआ है,
देख लीजिए आप लोग एक बार। प्रश्न है 9 संख्याओं का माध्य 77 है, इनमें एक संख्या और जोड़ने पर माध्य में 5 की वृद्धि हो जाती है। जैसा कि हमने इसके पहले देखा था, सेम उसी तरह का प्रश्न है ये। तो हमारा जो सॉल्व करने का प्रोसीजर रहेगा वो भी बिल्कुल उसी तरह से रहेगा जैसा कि हमने दूसरे प्रश्न में देखा है। तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें क्या दिया गया है, 9 संख्याओं का माध्य 77 है, इनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो माध्य में 5 की वृद्धि हो जाती है। हमें कहा गया है जोड़ी गई संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये देखिए हल करना शुरू कर रही हूं मैं लिखूंगी 9 संख्या, जैसे हमें प्रश्न में दिया है हम हमारे आंसर की शुरुआत उन्हीं शब्दों में करते हैं। मैंने लिखा 9 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है, 77। ठीक है, तो मैंने लिखा 9 संख्याओं का माध्य 77 है। अब 9 संख्याओं का योगफल मैं ज्ञात करूंगी। 9 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, 9 संख्याओं का योगफल क्या करूंगी मैं, फिर से 9 गुणे 77 क्या हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे। 9 सत्ते 63 की 3 6 हासिल, 9 सत्ते 63 और 6 69, तो 69। ठीक है, तो 9 संख्याओं का जो योगफल है वो हमें 693 प्राप्त हो गया। अब आगे क्या कहा गया है हमें प्रश्न में, हमें कहा गया है इनमें एक संख्या और जोड़ने पर, हमें संख्या दी नहीं गई है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हमने माना जोड़ी गई संख्या, माना जोड़ी गई संख्या x है। ठीक है, क्या है, x है। तो यदि इन 9 संख्याओं में एक और संख्या जोड़ दी जाए तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, 10 संख्याओं का माध्य, 10 संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, हमें कहा गया है एक और संख्या जोड़ने पर माध्य में 5 की वृद्धि होती है। मतलब ये जो माध्य है इसमें 5 की वृद्धि हो जाती है और 5 ऐड हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 77 प्लस 5। ओके बेटा, तो कितना हो जाएगा, 77 में 5 ऐड कर दिया, 82। ओके, अब मैं जिस तरह मैंने इसका माध्य ज्ञात किया, फिर से मैं क्या करूंगी नेक्स्ट स्टेप में, 10 संख्याओं का योगफल ज्ञात करूंगी। तो ये मैंने लिखा, इसलिए 10 संख्याओं का योगफल बराबर 10 संख्याओं का योगफल बराबर क्या करूंगी, 82 में 10 से गुणा कर दूंगी। तो 82 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा, 820। इजी मल्टीप्लीकेशन है तो डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, 820 मिल गया। अब क्या है देखिए, हमें 10 संख्याओं का योगफल कितना मिल जा रहा है, 820। 10 संख्याएं मतलब कौन सी हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पे 9 संख्याओं का योगफल मुझे 693 मिला है। तो मैं लिखूंगी इसलिए 693 10वीं संख्या कौन सी है, x मानी थी मैंने। तो 9 संख्याओं का योगफल 693 है और 10वीं संख्या x है। तो 693 प्लस x कितना है, 10 संख्याओं का योगफल 820, तो इज इक्वल टू 820। ठीक है, ये मेरी 9 संख्याओं का योगफल मैंने लिखा, ये 10वीं संख्या, और अगली कंडीशन के अनुसार 10 संख्याओं का योगफल मैंने 820 ज्ञात किया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा 693 प्लस x इज इक्वल टू 820। अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगी जैसा कि हमने समीकरण में हल करना सीखा है। क्या किया मैंने, x बराबर 820, ये जो संख्या है ये बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाऊंगी तो प्लस है, माइनस हो गया 693।
ओके, घटा देंगे हम। 820 में से 693 माइनस किया तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 127। इसलिए लास्ट में हम आंसर क्या लिखेंगे, हमें प्रश्न किस तरह से पूछा गया है, जोड़ी गई संख्या ज्ञात करो। तो मैं आंसर लिख दूंगी, जोड़ी गई संख्या 127 है। ओके, तो इस तरह से सेकेंड वाला क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर दिया है। देख लीजिए आप लोग, एक बार नजर डालिए, अगर आप लोगों को कुछ शंका है तो पूछिएगा। ठीक है, देख लो एक बार पूरा सवाल। ठीक है बेटा, तो देखो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमें अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है। नीचे किसी शहर का एक माह के प्रत्येक दिन का अधिकतम तापमान अंश सेल्सियस अर्थात डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। सही सही वर्गों का चयन करके वर्गीकृत बारंबारता सारणी तैयार करो। बच्चों, मैंने आप लोगों को मेरे इसके पहले के लेक्चर में अवर्गीकृत बारंबारता सारणी और वर्गीकृत बारंबारता सारणी के बारे में बताया था। तो हमें इस प्रश्न में क्या करना है, हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। आंकड़े किसके दिए हुए हैं, कुछ एक शहर है, उस शहर के महीने भर का तापमान जो भी रहा होगा, हर एक दिन का तापमान, वो तापमान हमें यहाँ पर दिया गया है और कहा गया है कि इसकी वर्गीकृत बारंबारता सारणी जो उचित वर्ग है वो लेकर बनानी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा डेटा है जो हमको दिया गया है। रोज का तापमान दिया गया है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब इसके आधार पे हमें वर्गीकृत बारंबारता सारणी तैयार करनी है। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे वर्गीकृत बारंबारता सारणी हो या अवर्गीकृत बारंबारता सारणी हो, हमें 3 कॉलम्स बना लेने चाहिए। तो मैंने देखिए यहाँ पे पहले से 3 कॉलम बनाकर रखा हुआ है। पहले कॉलम में जिस प्रकार प्रश्न हमें दिया हुआ है, हम उस तरह से हमारा वर्ग का चयन कर लेंगे। तो मैंने वर्ग लिखा है पहले कॉलम में। वर्ग, मुझे प्रश्न में तापमान दिया है अंश सेल्सियस में, तो मैंने ब्रैकेट में वो लिख दिया है तापमान डिग्री सेल्सियस में। सेकेंड कॉलम हमारा हमेशा गणन चिन्ह का रहता है और थर्ड कॉलम में हम बारंबारता लिखते हैं। तो चलो बच्चों, अगले स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, मुझे वर्ग चुनना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, वर्ग चुनने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का चयन करते हैं। तो यहाँ पे मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, सबसे छोटी संख्या 28.1 है। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या 36.8 है। तो मैं क्या करूंगी, क्या करूंगी वर्ग का चयन करने के लिए, मुझे 28 से लेके 36 क्या 37 38 तक के वर्गों की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं वर्ग का चयन करती हूँ। तो वर्ग का चयन करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैंने 28 से, मैंने वर्ग का चयन करने के लिए इस तरह लिया है, 28 से 30, फिर 30 से 32, 32 से 34, 34 से 36, फिर 36 से 38। ये हो गए वर्ग। तो यहाँ पे मेरा जो सबसे छोटी संख्या थी वो भी आ जाएगी 28.1 और सबसे बड़ी संख्या थी 36.8, तो इस वर्ग में वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने वर्ग चुन लिए। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 28 से 30 पहला वर्ग है हमारा। तो मैं ये जो जानकारी हमें दी हुई है, इसमें 28 से 30 तक की सभी संख्याओं को
मार्क कर लूंगी, ठीक है, काउंट कर लो, मार्क कर लो, जैसे आप लोगों को उचित लगे आप कर सकते हो। चाहिए तो पेंसिल से सर्कल करते जाओ ताकि आप फिर से उसको गलती से दूसरे वर्ग में काउंट ना कर लें। तो चलिए काउंट करते हैं हम 28 से 30। अब देखिए यहाँ पे 30 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हम इस तरह के वर्ग का चयन करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जैसे 30 है तो मैं 29.9 तक की संख्याओं को केवल गिनूंगी पहले वर्ग में, ठीक है। फिर 30 को मैं दूसरे वर्ग में गिनूंगी। अब दूसरे वर्ग में 32 है, यहाँ पे भी तीसरे वर्ग की शुरुआत 32 से हो रही है। तो मैं दूसरे वर्ग की संख्याओं को कहाँ से लूंगी, 30 से लेके 31.9 तक। ओके, 0.1 कम हम काउंट करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 30 को काउंट कर लेते हैं तो इस वर्ग में 30 नहीं काउंट करेंगे, इस चीज का भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए 28 से 30 तक की संख्याएं हम काउंट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया 1 2 3 4, ये नहीं रहेगा, 5, सब बड़ी संख्याएं हैं। ये देखिए 30.0, इसको मैं नहीं काउंट कर रही हूँ, इसको मैं दूसरे वर्ग में गिनूंगी। मैं 29.9 तक, 29.9 तक की ही संख्या इसमें ले रही हूँ। देखिए, देखते जाइए। ठीक है, देखिए कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या करूंगी मैं, 8 बारंबारता में मैं 8 इस प्रकार लिख दूंगी। और गणन चिन्ह में किस तरह लिखते हैं ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। 4 खड़ी लाइन खींच दी मैंने और 5 के लिए मैं इस तरह से क्रॉस लाइन कर देती हूँ। तो ये हो गया 5 6 7 8। ओके, तो इस तरह मैंने 8 को गणन चिन्ह द्वारा दर्शा दिया है। अब क्या करूंगी बच्चों, मैं 30 से लेके 31.9 तक की संख्याओं को काउंट करूंगी। तो 30 से 31.9, चलिए हम लोग ढूंढ लेते हैं, सारी संख्याएं मार्क कर लेते हैं। ऊपर कोई संख्या नहीं है, ये देखिए एक ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक हो गया 8। ओके, तो यहाँ पे भी दूसरे वर्ग में हमें जो बारंबारता प्राप्त हुई वो कितनी है, 8 है। तो सेम मैं फिर से उसे गणन चिन्ह द्वारा इसी तरह दर्शा दे रही हूँ, देखिए, ठीक है, 8 हो गया। अब क्या करूंगी मैं, 32 से 34, तो 32 से 33.9 तक की सारी संख्याएं काउंट कर लूंगी। चलो काउंट करते हैं, 32 से 33.9। तो ये देखिए 32 का ये एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके बेटा, तो हमें यहाँ पे भी तीसरे वर्ग की बारंबारता जो है वो 8 प्राप्त हुई है। तो मैंने बारंबारता के कॉलम में 8 लिख दिया है और यहाँ पे गणन चिन्ह में मैं उसी तरह इसे दर्शा दे रही हूँ, 4 खड़ी लाइन, 5वीं आड़ी लाइन, ठीक है, फिर 6 7 8। ओके, अब क्या करूंगी मैं, 34 से 36, तो 34 से 35.9 तक की संख्याएं लूंगी। चलो देख लेते हैं हम, 34 से 35.9। तो 34 ये देखिए, ये हो गया पहला 34, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल गई, कितनी संख्याएं मिल गई हमें, चौथे वर्ग की जो बारंबारता है वो 5 प्राप्त हुई। मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है और उसे गणन चिन्ह द्वारा मैं यहाँ पे, ये देखिए 3 4 और ये एक हो गया 5, ठीक है। अब 36 से 38,
तो जैसा कि दिखाई दे रहा है कितना है, देखिए ढूंढिए एक बार, ये एक ही संख्या है 36.8। ओके, तो ये हम इसमें लिख देते हैं और इसे खड़ी लाइन द्वारा दर्शा दिया। ठीक है, अब क्या करूंगी मैं, इसे हम काउंट कर लेंगे टोटल कितना है। तो 8 8 16 3 24, ठीक है, 24 और 1 25 और 5 30, तो कुल संख्या है कितनी है 30। तो मैं कुल को n कैपिटल N द्वारा दर्शाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी कुल n इज इक्वल टू 30। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिनों का तापमान ये हमें यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में प्राप्त हो गया है। और उसकी वर्गीकृत बारंबारता सारणी यहाँ पर मैंने बना दी है। अब देखिए हमें इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। क्या प्रश्न पूछे गए हैं, एक तो हमें कहा गया है वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाने के लिए, और फिर आगे ये प्रश्न पूछा गया है हमें। देखिए प्रश्न दिया गया है, कितने दिनों का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठीक है, मतलब 34 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान कितने दिनों का है। तो ये दिन दिए हुए हैं हमें, बारंबारता अर्थात दिन। तो 34, ये 34 से 38 तक के दिनों की संख्या है। मतलब इसके ऊपर के जितने भी वर्ग हैं वो 34 से कम डिग्री सेल्सियस के दिनों की संख्या है। तो कितना है, तो ये ऊपर की जितनी संख्याएं हैं वो सब क्या है, 34 से कम तापमान जिस दिन का था उस दिन की कुल संख्या दी हुई है। तो मैं इसका आंसर कैसे करूंगी, हमें दिया गया है कितने दिनों का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो ये देखिए 8 8 16 और 8 24, तो मैं इस तरह से आंसर लिख दूंगी 8 + 8 + 8 इज इक्वल टू 24 दिन। आप चाहें तो लास्ट में पूरे वाक्यों में आपका आंसर लिख सकते हैं कि 24 दिनों का तापमान, 24 दिनों का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से कम है। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसी में, ऐसे कितने दिन हैं जिनका अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है। तो 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक मतलब ये रहा 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के तापमान के दिनों की संख्या। तो कितने दिन है, 5 और 1 6। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से 5 + 1 यहाँ पे, ठीक है, ये 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के दिनों की संख्या है और ये 36 से 38 1, तो इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो 6 दिन। ठीक है, लास्ट में हम चाहे तो आंसर लिख सकते हैं 6 दिनों की संख्या, 6 दिन तापमान 34 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक है। ओके बेटा, देख लीजिए एक बार पूरा प्रश्न किस तरह से मैंने ये हल किया हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, 5वां प्रश्न। देखिए जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या प्रश्न दिया गया है हमें, प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी के प्रेक्षणों का माध्य 20.2 हो तो P का मान ज्ञात करो। हमें एक सारणी दी हुई है प्रश्न में इस तरह से, ये देखिए ये इतना प्रश्न रहा हमारा, ये हमें xi और fi का कुछ मान दिया गया है। ठीक है, और कहा गया है कि इसका जो माध्य है वो कितना है, माध्य 20.2 है। ठीक है, और हमें कहा गया है कि P का मान ज्ञात करो। ये देखिए P यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये P का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो
कैसे ज्ञात करेंगे हम? फिर से हम क्या करेंगे, हम बारंबारता सारणी बनाएंगे, जैसे कि हमने इसके पहले वाले सवाल में बनाई थी। चलिए ये देखिए मैंने कॉलम्स बनाकर रखे हुए हैं। ये देखिए सबसे पहले मैंने xi बना दिया है, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम मैंने fi का बनाया हुआ है, और तीसरे कॉलम में हम क्या करते हैं, fi और xi का गुणा करके लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे fi xi इस तरह से तीसरा कॉलम बनाया हुआ है। तो xi में देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा है, जो हमें xi में संख्याएं दी गई हैं 10, 15, 20, 25, 30, वो मैंने xi के कॉलम में उतार दी है। वैसे की वैसी ही fi में भी मैंने वही किया हुआ है, जो हमें डेटा दिया है ठीक वैसा ही मैंने उतार दिया है। 6, 8, p, 10 और 6, जिस तरह से हमें यहाँ पे प्रश्न में संख्याएं दी हुई है सेम वैसे ही उतारा है। और तीसरे कॉलम में मैंने क्या किया है बच्चों, तो fi गुणे xi, मतलब मैंने इन दोनों का गुणा करके जो आएगा वो इस कॉलम में लिखा हुआ है। जैसे 10 गुणे 6 60, 15 गुणे 8 120, 20 गुणे p तो 20p, 25 गुणे 10 250, फिर 30 गुणे 6 3 छंग 18 तो 180। ठीक है, इस तरह से मैंने गुणा करके ये वाले कॉलम में सारी जानकारी भर दी है। अब आखिर में हम क्या करते हैं बच्चों, हम जिस तरह से इसके पहले वाले सवाल में मैंने कुल प्राप्त किया था, कुल संख्या है कितनी है, कुल दिन कितने हैं, उसी तरह यहाँ पे भी मैं इसको और इसको जोड़ दूंगी। तो इसे मैं जोड़ने के लिए इस तरह से समेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ fi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए जोड़ते हैं। 8 6 14, 14 और 10 24, 24 और 6 30। ठीक है, तो ये 30 p, 30 प्लस p। ठीक है, p को वैसे ही रखा था मैंने, जोड़ना है इसलिए प्लस p करके लिखा है। तो सम ऑफ fi क्या हो गया, 30 प्लस p। उसी तरह से मैं इसे भी जोड़ दूंगी। ठीक है, और इसे जोड़ने के लिए मैं किसका चिन्ह का दर्शाऊंगी, ये देखिए सम ऑफ fi xi इज इक्वल टू। ठीक है, चलो अब हम जोड़ देते हैं। ये संख्या है 160 प्लस 120 180 हो गया, ये 20p है, तो मैं इसे लास्ट में इसी प्रकार लिख दूंगी, इसलिए जोड़ते समय अभी मैं इसे काउंट नहीं कर रही हूँ। तो 120 और 60 180, यहाँ पे भी देखिए 180 है, 360 और 250 कितना हो जाएगा, 610 प्लस ये 20p को वैसे ही उतार देंगे हम। ठीक है, तो 610 प्लस 20p। अब हमारा माध्य का सूत्र लगा देंगे हम। सूत्र क्या है माध्य का, माध्य बराबर, माध्य को हम यहाँ पे इस तरह से दर्शाते हैं, x लिख के ऊपर बार लगा देते हैं। माध्य बराबर सम ऑफ fi xi बटे सम ऑफ fi। ठीक है, अब हमें माध्य दिया हुआ है प्रश्न में, ध्यान से पढ़िए प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है, नीचे दी गई सारणी के प्रेक्षणों का माध्य 20.2 है। तो माध्य हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कितना दिया गया है माध्य, 20.2। तो मैंने माध्य की जगह पे 20.2 लिख दिया। ये मेरा सम ऑफ fi xi कितना आया है, यहाँ पे जोड़ने पे देखिए 610 प्लस 20p, वैसे ही उतार दिया मैंने इसे। फिर सम ऑफ fi कितना आया है, 30 प्लस p, सम ऑफ fi 30 प्लस p, तो मैं यहाँ पे 30 प्लस p लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे बच्चों, हम तिर्यक गुणा जैसा कि जानते हैं हम, तो मैंने इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दूंगी, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम एक मान लेते हैं कि एक है,
तो 1 का गुणा यदि मैं इसमें करूंगी तो मुझे यही संख्या फिर से मिलेगी। तो क्या करेंगे हम, चलिए पहले तो गुणा कर देते हैं। 20 सबसे पहले क्या कर रही हूँ मैं, 20.2 का गुणा 30 प्लस p में कर रही हूँ इज इक्वल टू 1 का गुणा, मैं 1 नहीं लिख रही हूँ, 1 का गुणा यदि हम इसमें करेंगे तो हमें यही की यही संख्या फिर से मिल जाएगी, तो मैं वही संख्या फिर से लिख दे रही हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखिए अब गुणा कर देते हैं हम। 20.2 का गुणा 30 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, गुणा कर लेते हैं, ये 0 वैसे ही उतार दिया मैंने, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, एक अंक के बाद दशमलव है तो ये 606। ठीक है, दशमलव 0 तो हम उसे नहीं काउंट करते, यदि दशमलव के बाद 0 है तो हम उसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये 606 प्लस, अब क्या करूंगी मैं, 606 में 20.2 का गुणा जब p में करूंगी तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मुझे 20.2 p मिल जाएगा। ठीक है, गुणा करने पे 20.2 का p में गुणा करूंगी तो p यहाँ पे 20.2 p प्राप्त होगा। इसे मैंने इसी तरह से उतार दिया है। अब क्या करूंगी बच्चों में, जिस तरह हम समीकरण के बाद की स्टेप करते हैं, मैं संख्याओं को एक तरफ लिख दूंगी और p वाली संख्याओं को दूसरी तरफ लिख दूंगी। चलिए देखते हैं, ये 20.2 p, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे p है, ये प्लस 20p है, मैं इसे यदि बराबर के इस तरफ लेके आऊंगी तो ये -20p हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे -20p लिख दिया, 610 है ये और यहाँ पे संख्या है 606, तो ये प्लस 606 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगी तो ये संख्या माइनस हो जाएगी, तो -606। अब यदि मैं 20.2 p में से 20 घटा दूंगी तो कितना बचेगा, केवल 0.2 p बच जाएगा। तो 0.2 p इज इक्वल टू 610 में से 606 गए तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो p ज्ञात करने के लिए क्या करूंगी बच्चों मैं, p बराबर 4 बटे, ये देखिए ये 4, ये 0.2 बटे में आ जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 4/0.2। अब इसे हल करने के, कैसे हम हल करते हैं, दशमलव हटाने के लिए जैसा कि आप लोगों को मालूम है क्या किया जाता है, ये देखिए e बराबर 4 बटे 0.2 है, तो एक अंक के बाद दशमलव है तो मैं क्या करूंगी, इसमें 10 से गुणा कर दूंगी, एक अंक के बाद दशमलव है इसीलिए हर में 10 से गुणा किया है, इसीलिए मैंने अंश में भी 10 से गुणा कर दिया है, तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा 40 बटे, यहाँ से दशमलव निकल गया 2, कट जाएगा अब ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और ये 0, तो p का मान कितना आ गया, 20। ठीक है, हमें क्या प्रश्न में दिया गया था, हमें प्रश्न में पूछा गया था p का मान ज्ञात करो, तो p का मान कितना आ गया, हमने जब हल किया तो हमें p का मान मिल गया है 20, तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे हमारा, p का मान 20 है। ओके बेटा, तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न हल कर लिया है। ठीक है, तो अब जिसे भी कोई शंका हो, कोई सवाल नहीं समझा हो इन चारों सवालों में से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। पड़ेगा। ओके बच्चों, तो आज हमने देखा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 7 सांख्यिकी का प्रकीर्ण का दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न। ठीक है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में
हम इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, नमस्ते।